Hello, today we are going to study about enzymes and some factors affecting enzyme catalysis. And this session is presented by me, Nishant Kumar. तो एंजाइम्स हमें पढ़ना है और एंजाइम्स को समझने से पहले हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंस समझते हैं कि आखिर क्यों एंजाइम को समझना जरूरी है, क्या रिलेवेंस है इसका डे टू डे लाइफ में या बायोलॉजी में। तो हम लोग जानते हैं कि बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। एंड नियरली ऑल ऑफ देम, जितनी भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, नियरली ऑल ऑफ देम रिक्वायर सम और द अदर एंजाइम। उनको कोई ना कोई एंजाइम की जरूरत रहती है। बिना एंजाइम के कोई भी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली नहीं होता नॉर्मली। तो एंजाइम्स की जरूरत उनको पड़ती है रिएक्शंस को। तो होता क्या है, जैसे हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। कैटलिस्ट क्या है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, जो एक रिएक्शन चल रही है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर दे। ऑल्टर कर दे में तो दोनों बातें आ जाती है, चेंज करना, ऑल्टर का मतलब चेंज करना, तो दोनों चीजें आ जाती हैं। उसमें वो इंक्रीज भी कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को, डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज। लेकिन पूरे कैटलिस्ट की एक खास बात होती है कि पूरे प्रोसेस में वो खुद से कंज्यूम नहीं होता, इट डू नॉट गेट कंज्यूम। तो एज अ रिजल्ट प्रोसेस के एंड में हमको रिकवर हो जाता है जितना भी हमने जितना भी हमने कैटलिस्ट लगाया है वो हमें लास्ट में मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स भी कैटलिस्ट हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लिविंग रिएक्शंस के लिए है। सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जो अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसके लिए। तो दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, जैसे कि कैटलिस्ट होता है। लेकिन कौन सा सब्सटेंस है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि मेनली प्रोटीन नेचर के होते हैं। दे आर मेनली प्रोटीनेशियस। So enzymes are mainly proteinaceous. Apart from protein, there are some RNA molecules. There are some RNA molecules which can also behave as enzymes. And whenever they do so, जब भी वो ऐसा करेंगे, जब भी RNA molecule ये catalysis वाला process करेंगे, उन्हें हम ribozymes बोलते हैं। So this is a new term, ribozymes. Okay? अब ये जो एंजाइम है ये हमारा 11th क्लास में चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स, उस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है। और बायोमोलिक्यूल्स इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक ये बायोमोलिक्यूल्स ठीक से नहीं समझ में आएगा तब तक हम फिजियोलॉजी के अंदर जो अलग अलग रिएक्शंस हैं, अलग अलग जो साइकिल्स हैं, C3 C4 हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, और क्रेब्स साइकिल हम पढ़ते हैं, इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच वी नीड टू डील विद। तो वो सब नहीं समझ में आ पाएगा अगर हमारे बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर ठीक से कमांड नहीं है। तो एंजाइम्स इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा घटाएगा, नॉर्मली बढ़ाता ही है। जो जनरल कैटलिस्ट होते हैं वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसके अलावा नेचर की अगर हम बात करें तो दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, सम आरएनए मॉलिक्यूल्स मे आल्सो बिहेव एज एंजाइम्स। नाउ एंजाइम्स की कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और खास बातों की अगर हम बात करें, तो एंजाइम्स जो हैं बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक किसके लिए? टू दी रिएक्शन विच दे कैटलाइज। पहली चीज तो ये कि वो किस टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड थिंग इज टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली अगर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए ये स्पेसिफिक है कि एक ही टाइप के या दो ही टाइप के रिएक्शन को ये कैटलाइज करेगा, दो ही टाइप के रिएक्शंस का ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगा। एंड इट इज वर्थ मेंशनिंग हियर कि यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इनको हम नॉर्मली एंजाइम के रिस्पेक्ट में वी यूजुअली कॉल देम सबस्ट्रेट्स। ओके, सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ही जो एंजाइम्स के साथ जुड़कर और प्रोडक्ट्स देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन जो भी हम पढ़ते हैं, उसमें हम जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स में क्या होता है कि समटाइम्स प्रोटीन इटसेल्फ, कभी कभी तो प्रोटीन इटसेल्फ इज केपेबल ऑफ कैटालिसिस।
समटाइम्स प्रोटीन इटसेल्फ इज केपेबल ऑफ कैटालिसिस, अपने आप अकेले भी कैटालिसिस कर सकता है, लेकिन कभी कभी प्रोटीन्स में रिक्वायर, समटाइम्स प्रोटीन्स में रिक्वायर, इनको किसकी जरूरत पड़ती है, एडिशनल किसी कंपाउंड की, सम एडिशनल केमिकल ग्रुप, सम एडिशनल केमिकल ग्रुप। तो ये चीज समझनी है आपको, ओके। तो ऐसा प्रोटीन जो कुछ एडिशनल केमिकल ग्रुप की जिसको जरूरत है, वो अकेले ऑन इट्स ओन ये कैटालिसिस वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। जैसे मैंने बताया कि ये वाले प्रोटीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो अपने आप से कैटालिसिस कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच कैन नॉट परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी, व्हिच कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप। तो ये जो केमिकल ग्रुप है इसे हम बोलते हैं कोएंजाइम। दिस इज कॉल्ड कोएंजाइम, या टू बी मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इसको हम कोफैक्टर्स बोलते हैं, एंजाइम कोफैक्टर्स, ओके। दिस इज कोफैक्टर। दीज आर कोफैक्टर्स। अब ये जो एंजाइम है जो अकेले, प्रोटीन है जो अकेले से अपना काम नहीं कर पा रहा है ऑन इट्स ओन, इसे हम नाम देते हैं एपोएंजाइम। और जब ये एपोएंजाइम अपने कोफैक्टर्स के साथ जुड़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है तब एक फंक्शनल एंजाइम बनेगा और उसे हम बोलते हैं होलो एंजाइम, ओके। सो दिस इज फंक्शनल एंजाइम। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, समझनी है अपने को कि फंक्शनल एंजाइम बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स को एडिशनल केमिकल ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है और उन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। तो जब तक ऐसे प्रोटीन्स अकेले होते हैं दे आर नॉन फंक्शनल, और जब वो नॉन फंक्शनल होते हैं तो हम उनको एपोएंजाइम कहते हैं। एंड व्हेन दे आर फंक्शनल दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम। तो जब वो कोफैक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं तो हम उनको होलो एंजाइम कहते हैं। अब क्या है अब कोफैक्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देयर आर सम कोफैक्टर्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। कोफैक्टर कैन बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई इनऑर्गेनिक चीज हो सकती है वो, मतलब which is not a which do not belong to the family of hydrocarbons, जो हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कोफैक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। और साथ में कोफैक्टर्स कैन बी सम ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑलराइट। ये कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में है यूजुअली वो कोई ना कोई मेटल आयन होता है, मेटल आयन, जैसे कि जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, राइट। सम मेटल आयन, जैसे जिंक इज कोफैक्टर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इट इज वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन सी एक चीज है। आयरन जो है वो कोफैक्टर होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम का, एंड सो ऑन, ऑलराइट। देन कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ये बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू हाइड्रोकार्बन फैमिली, हाइड्रोकार्बन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अब इसमें भी देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स, एक जिसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, the other one is called coenzyme, the other one is called coenzyme। क्या डिफरेंस है बेसिक सा? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये परमानेंटली अटैच्ड होता है, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि एंजाइम अभी उसकी जरूरत है या नहीं, उसे अभी काम करना है या नहीं, whether it is catalyzing or not, doesn't matter, वो परमानेंटली अटैच होता है अपने एपोएंजाइम से, it is permanently attached to एपोएंजाइम। वहीं अगर हम बात करें कोएंजाइम की, तो ये ट्रांजिएंटली बाउंड होता है, ट्रांजिएंटली बाउंड टू एपोएंजाइम ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत है तब आकर जुड़ेगा और जब जरूरत नहीं है चला जाएगा। तो जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है एपोएंजाइम के साथ। वहीं अगर हम इसकी बात करें कोएंजाइम की, तो ये वीक इंटरेक्शंस ही बनाता है नॉर्मली। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट
इफ some substance is transiently bound to apo enzyme, तो उसको बार बार आकर जुड़ना है, बार बार उसको टूटना है, वो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, राइट? वो ऐसा ही कोई बॉन्ड बनाएगा जो बहुत ही ज्यादा वीक इंटरेक्शन टाइप का हो। तो कोएंजाइम जो है ये वीक इंटरेक्शंस यूजुअली शो करते हैं विद एपो एंजाइम। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हेम पोरफायरिन की अगर हम बात करें, हेम पोरफायरिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोस्टेटिक ग्रुप। देन कोएंजाइम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं, एफएडी है, एनएडी है। so these are some examples of coenzyme, and prosthetic groups are permanently attached while coenzymes are transiently bound. So this is a basic difference between these two. Now moving on to the next part कि आखिर ऐसा क्या करता है एंजाइम कि वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है? तो किसी भी बायोकेमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एंजाइम क्या कर रहा है ये समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है? किसी भी रिएक्टेंट को, सब्सटेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना, इन ऑर्डर टू गेट रिएक्ट, है ना। प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू गेट इनटू द रिएक्शन सर्टेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, राइट? अब क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग थोड़ा गौर करें इस बात पर, तो किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए समटाइम्स सिंपल मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड, कि सिंपली मिक्स कर दिया, काम हो गया, रिएक्शन हो गई। समटाइम्स मिक्सिंग के बाद हल्का सा स्टिर करना पड़ता है, समटाइम्स हमें मिक्सिंग के बाद उसको हल्का सा वार्म करना पड़ता है, कई बार उसको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। तो हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली? हम उस रिएक्शन को होने के लिए सफिशिएंट एनर्जी दे रहे हैं, व्हिच इज रिक्वायर्ड, राइट? दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। So in order to convert into product, reactant needs certain minimum amount of energy, and that energy is called activation energy. उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो हो क्या रहा है देखिए कि सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर हमारा ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो ये डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट जब होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में, तो देयर इज एन एनर्जी बैरियर जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। इस एक्टिवेशन एनर्जी को जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे, जब तक ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं करेगा, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो सबस्ट्रेट की हम धीरे धीरे करके एनर्जी बढ़ाने की शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ता है एनर्जी, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट, देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट। तो इस पर्टिकुलर जगह पर ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद इट इज अज्यूम्ड कि यहाँ से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। So in order to reach this transition state, a certain minimum amount of energy is required, which is called activation energy. तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम अगर हम देखें तो देखिए बैरियर बहुत बड़ा है, isn't it? This barrier is quite big in absence of enzyme. While in presence of the enzyme, the same thing is happening. Product बन रहा है सबस्ट्रेट से, लेकिन जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, वो आप देख सकते हैं कि बहुत कम हो गई है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, that enzyme increase the rate of a reaction by decreasing the required activation energy. तो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है एंजाइम। नाउ वी आर अवेयर ऑफ व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी इज, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दैट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, व्हिच लीड्स टू faster conversion of substrate into products. Okay, substrate, as we already discussed, substrate is reactant molecule. Okay, substrates are nothing but reactant molecules. When we talk in respect of enzyme catalysis, we use this term. Okay, now what exactly it does? कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई?
अब अगला जो हमारा सवाल है वो यही है कि एक्टिवेशन एनर्जी आखिर कैसे कम होगी। तो कुछ तो करता होगा एंजाइम। एंजाइम्स के बारे में अगर हम कुछ पढ़ें तो एंजाइम के पास देयर आर सम एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स क्या होते हैं? एक्टिव साइट्स उन रीजन्स को बोलते हैं एंजाइम पर। रीजन ऑन एंजाइम यूजुअली ऑन सरफेस वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स, जहां सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जहां सबस्ट्रेट जुड़ता है, उस रीजन को, एंजाइम के उस रीजन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो होता क्या है कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब इस एक्टिव साइट से जुड़ता है तो वहां पर जो जो भी हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो जब एक्टिव साइट से बाइंड होता है तो वहां पर कुछ चेंजेस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं, जैसे कि उसके जो बॉन्ड्स हैं उनकी आसानी से उनको ब्रेक किया जा सकता है, उसकी जो रैंडम एनर्जी है उसको वो यूटिलाइज करेगा इन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है एक्टिव साइट। लेकिन एक्टिव साइट के बारे में कुछ सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए अगर ये एंजाइम है तो इस एंजाइम के साथ ये एक स्पेशल साइट होगा जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और इस एक्टिव साइट से आकर हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो जुड़ता है। दिस इज एंजाइम एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट। तो कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर इसके साथ आराम से जुड़ सकता है। ठीक है, तो एक्टिव साइट आर बेसिकली दोज रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम which to which any सबस्ट्रेट बाइंड्स। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्टिव साइट वो रीजन है एंजाइम के सरफेस पर जिससे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हमें पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम ये पढ़ते हैं नॉर्मली कि कैसे हमारा एंजाइम काम कर रहा है, कैसे अपने सबस्ट्रेट से बाइंड हो रहा है। तो इसके लिए देयर आर टू प्रपोज मॉडल्स। एक हमें दिया था एमिल फिशर ने और दूसरा हमारा जो मॉडल है दैट वाज गिवन बाय कोस्टलैंड। तो हम पहले एमिल फिशर वाला हम पहले एमिल फिशर वाला मॉडल पढ़ रहे हैं which is lock and key hypothesis. And according to this hypothesis, what happens? Suppose this is an enzyme and this is the active site of enzyme. So this model says that the shape of enzyme and the shape of the active site of enzyme and the substrate, shape of active site of the enzyme and substrate are complementary to each other. They are like lock and key. जैसे एक ताले की अपनी एक स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी से वो खुलता है, ठीक उसी तरीके से जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, उस एक्टिव साइट के साथ उसका सबस्ट्रेट जुड़ता है और वो सबस्ट्रेट का शेप बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो वो आराम से जाकर जुड़ जाएगा। और जब वो जुड़ेगा आपस में तो दे विल फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दे विल फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सपोज ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो दे विल फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नाउ जुड़ने के बाद जो भी इसके अंदर चेंजेस आने हैं वो आएंगे एंड देन दिस विल कन्वर्टेड इनटू एन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने बताया था कि जब सबस्ट्रेट अपने एक्टिव साइट से जुड़ेगा एंजाइम के एक्टिव साइट से तो वहां पर कुछ चेंजेस इंड्यूस होंगे। उसमें क्या चेंजेस इंड्यूस होंगे? जैसे उसके अंदर जो भी बॉन्ड की ब्रेकिंग है या ज्वाइनिंग है, जो भी टूटना है जुड़ना है बॉन्ड का वो होगा, तो उससे फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा एंड लेटर एंजाइम अलग हो जाएगा, हमारा एंजाइम विल बी रिकवर्ड और हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो दिस इज अ सिंपल हाइपोथेसिस बाय एमिल फिशर। ठीक है, तो मेन जो इसका इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट जो इसकी लाइंस है, जो कंसेप्ट है इसका वो यही है कि हमारा एक्टिव साइट ऑन एंजाइम is complementary in shape to substrate। तो सबस्ट्रेट से कॉम्प्लीमेंट्री है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी ऐसा होगा हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एंजाइम इतने स्पेसिफिक क्यों है। तो ये एंजाइम स्पेसिफिसिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। ऑलराइट, so this is the reason behind enzyme specificity. Now moving on to the next one is induced fit hypothesis by Koshland.
अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, जो एंजाइम का एक्टिव साइट है, इट इज नॉट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। सपोज जैसे यहाँ पर मैंने बनाया तो ये एक्टिव साइट का शेप है, और यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो ये सपोज हमारे सबस्ट्रेट का शेप। तो क्लियरली दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे पहले वाले केस में थे, बिल्कुल वैसे कॉम्प्लीमेंट्री तो ये नहीं है। लेकिन होता क्या है कि व्हेन दिस सबस्ट्रेट अप्रोचेस इट्स एंजाइम, जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के काफी पास आ जाता है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट अप्रोच एंजाइम, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम को अप्रोच करता है उस टाइम पर देयर आर some changes in the shape of active site, in the shape of active site, और वो कैसा हो जाता है, और वो हो जाता है बिल्कुल सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर किया क्या, यहाँ पर सबस्ट्रेट ने अपने एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस इंड्यूस किए ताकि वो उसमें फिट हो सके, और इसीलिए इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस का नाम क्या है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, which means a substrate induces the changes in the active site of enzyme in order to fit itself. Okay, now इस enzyme के साथ ये substrate बहुत ही आराम से bind हो जाएगा, and ultimately it will form, क्या बनेगा, enzyme substrate complex जैसा पहले बना था, then products बनेंगे, and later enzyme will be recovered while products will be there, products हमें मिल जाएंगे। So this is so moving on to the next topic. Now we are going to study about some factors affecting enzyme catalysis. Some factors affecting enzyme catalysis. All right. तो कुछ important factors हमें पढ़ने हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारे वीक इंटरेक्शंस होते हैं, और हमारा जो एंजाइम है वो भी एक्चुअल में मेनली प्रोटीन ही है। तो अगर कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब कर सकती है चीज, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइम पर भी अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करेगी। तो टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा जरूर होता है किसी भी एंजाइम के लिए जहां पर उसकी जो एक्टिविटी है, एंजाइम एक्टिविटी, वो मैक्सिमम होती है, और वो जो टेम्परेचर है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। सच टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर को अगर हम एक्सीड करते हैं तो भी रेट कम होने लगता है, और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले के टेम्परेचर्स की बात करें तो भी रेट कम होने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम कम टेम्परेचर रखते हैं, इफ टेम्परेचर इज बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे क्या होता है, जितनी हमारी रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो नहीं मिल पाती, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो पाती, ठीक है। और जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाता है तब रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों हो रहा है? तब रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाता है, एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड। जैसे प्रोटीन्स को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें तो वो उसका स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, ठीक वैसे ही एंजाइम्स का भी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचरेशन। तो जो सेकंड हमारा फैक्टर है आफ्टर टेम्परेचर, दैट इज पीएच। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लगभग उसी टाइप का हमारा एक ग्राफ यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी जो ऑप्टिमम पीएच है उस पर ही मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी हमको देखने मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि पीएच का जो चेंज है, pH change can induce
changes in can induce changes in the conformation of amino acids. अमीनो एसिड्स की कंफर्मेशन में बदलाव ला सकता है। तो अमीनो एसिड्स से ही मिलकर प्रोटीन्स बने हैं, तो अगर अमीनो एसिड्स की कंफर्मेशन में किसी भी टाइप का चेंज आया तो प्रोटीन के ऊपर जो चार्जेस है, प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो बदल सकती है। एंड एज अ रिजल्ट एक पर्टिकुलर पीएच से जब एक्सीड कर जाता है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लगता है, और अगर उससे कम है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो दिस मीन्स that enzymes require a specific temperature and a specific pH for their maximum activity. All right? तो एक मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा एंजाइम है उसको एक अच्छा सा टेम्परेचर मिले, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले और एक ऑप्टिमम पीएच मिले। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली बढ़ता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक आप देख सकते हैं कि बढ़ रहा है और उसके बाद नियरली सैचुरेशन आ जाता है। तो ऐसा क्यों? why rate of reaction gets saturated, why the rate of enzyme catalysis gets saturated even after increase in substrate concentration? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, एंजाइम का जो नंबर है, enzymes are fixed in a system at any given time. किसी भी समय पर ऐसा नहीं है कि हम जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंजाइम भी बढ़ते जा रहे हैं। यूजुअली एंजाइम का नंबर बहुत फिक्स्ड होता है, लिमिटेड होता है। तो जब एंजाइम्स सारे के सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, सभी एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, उसके बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी बढ़ा लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता हुआ हमको नहीं दिखेगा। ऑलराइट, फिर भी ये जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाते बढ़ाते जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिलता है, दिस इज कॉल्ड Vmax। इसको हम Vmax रिप्रेजेंट करते हैं और इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप होता है। जैसे अगर ये Vmax है तो यहाँ कहीं पर इसका हाफ होगा, यानी कि Vmax by 2, half of the maximum rate, and the substrate concentration which corresponds to this Vmax by 2, ये जो मैक्सिमम रेट के हाफ रेट ऑफ रिएक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Km से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Km। Now what is Km? Km stands for Michaelis-Menten constant. Michaelis-Menten constant, and क्यों significant है? Because it is inversely proportional to the affinity of enzyme towards its substrate. एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ कैसे बाइंड होता है, अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है Km। इनवर्स रिलेशन, मतलब अगर Km की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब एंजाइम और उसके सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी कम है। अगर Km की वैल्यू कम है इसका मतलब एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो इट इज एन इनवर्स रिलेशन। अब इसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है? तो उसके लिए वी कैन ट्राई अ क्वेश्चन। ट्राई करते हैं। सपोज आपको एक इस तरीके से केस बनाकर दिया जाए कि ये एक एंजाइम ए है और ये एक एंजाइम बी है, और आप देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों का ही जो Vmax है वो सेम है। Vmax is same for both. Vmax is same. ये क्वेश्चन में दिया for both enzymes। लेकिन आपसे पूछा है which enzyme is या has more affinity, which enzyme has greater affinity towards its substrate। अपने सबस्ट्रेट के साथ किसकी ज्यादा एफिनिटी है?
यहाँ पर है रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पर है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ये कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए सिंपल है, Vmax तो सेम है तो इट विल क्रिएट नो डिफरेंस। तो हमें जाना पड़ेगा Vmax बाय 2 पर, और फिर जब हम इसके करस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, यानी कि इनकी Km वैल्यूज देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KMA और KMB में देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? KMA इज लेस देन KMA यहाँ पर हम देख सकते हैं कि KMA इज लेस देन KMB, और क्योंकि Km की वैल्यू इनवर्स रिलेशन शो करती है, तो वी कैन क्लियरली से, इजीली से कि एफिनिटी ऑफ एंजाइम A is more than B. So this is the practical implication of this particular term, this particular concept of Km. तो जो Km की वैल्यू है ये हमें बता सकती है about the affinity of an enzyme towards its substrate. इसके बाद हमारे पास जो अगला फैक्टर है that is presence of an inhibitor. What is an inhibitor? एक ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम एक्टिविटी को कम कर देता है जब वो एंजाइम के आसपास होता है, तो हम उसे इनहिबिटर कहते हैं। क्लियर है? So it is very simple. Any substance which can inhibit the enzyme activity in its presence is called inhibitor. Now there are three types of inhibitor. One is competitive inhibitor. Second one is non-competitive. And the third one is allosteric. Okay. So कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो सबस्ट्रेट है उसका शेप और इनहिबिटर का शेप लगभग एक जैसा होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? इनहिबिटर का जो शेप है इज ये बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि एट टाइम्स कई बार ऐसा भी होगा कि एंजाइम के साथ अपने सबस्ट्रेट को बाइंड होना चाहिए था, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, लेकिन समटाइम्स क्योंकि शेप बहुत सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा, बट देयर आर सम सिमिलैरिटीज। क्योंकि इनहिबिटर का भी शेप लगभग वैसा ही है जैसा सबस्ट्रेट का है, तो कभी कभी तो ठीक है एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ेंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, रिएक्शन नॉर्मली चलेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ से एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि जहां सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना चाहिए था वहां पर एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड होगा और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि एंजाइम और इनहिबिटर में अलग अलग हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो प्रोडक्ट। हालांकि हम ये देख सकते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है ये टेम्पररी है, रिवर्सिबल है,
ऐसा नहीं है कि एंजाइम जिससे इनहिबिटर से जब जुड़ेगा तो फिर उसके बाद छूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा, अलग हो जाता है। तो एंजाइम जब फिर से फ्री हो गया, इट कैन नाउ अगेन बाइंड टू सबस्ट्रेट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो होगा क्या इससे, एंजाइम सबस्ट्रेट की जगह पर एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड हो रहा है, लेकिन लेटर एंजाइम फिर से हमें मिल जाता है और फिर ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट की तरफ, देख सकते हो कि वो कम हो गई है थोड़ी सी। तो इम्प्लीकेशन क्या है इसका, इम्प्लीकेशन ये है कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो वी मैक्स है, वो तो हमको मिल ही जाएगा, अल्टीमेटली हमें वी मैक्स तो मिल ही जाएगा। तो इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, कि अल्टीमेटली हमें वी मैक्स तो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि एंजाइम खराब नहीं हो रहा, एंजाइम इनहिबिटर के साथ जुड़ रहा है, एंजाइम और इनहिबिटर अलग हो जाते हैं, एंजाइम फिर से किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर प्रोडक्ट दे सकता है। तो एंजाइम इज नॉट वेस्टेड, बस एंजाइम थोड़े समय के लिए किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ एंगेज हो गया, जिसकी वजह से वी मैक्स तो हमें मिल जाएगा, पर उस तक पहुंचने में थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो ये सबस्ट्रेट है, सपोज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा वी मैक्स। कब, इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, तो ये वी मैक्स तो हमें मिल रहा है, पर वी मैक्स तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ रही है। कैसे पता चलेगा ये, वी मैक्स बाय हाफ तक आएंगे, वी मैक्स के हाफ तक आएंगे, वी मैक्स बाय 2, और इसके करस्पॉन्डिंग हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। क्योंकि एक बार वी मैक्स तक पहुंच गई बात, तब तो फिर हम चाहकर भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और इनहिबिटर कौन सा है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसको देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका शेप सबस्ट्रेट जैसा है और ये सबस्ट्रेट को कंपीट कर रहा है एक्टिव साइट के लिए। तो दिस इनहिबिटर इज कंपीटिंग विद द सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ओके, so this is in absence of inhibitor, and this is Km in presence of inhibitor. Okay, and clearly Kmp is more than Kma absence से, so affinity decreases, Vmax remains same. So this is competitive inhibition. तो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, कि इनहिबिटर कंपीट कर रहा है विद सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए। और जब वो ऐसा करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइम जो हमेशा अपने सबस्ट्रेट से बाइंड होता था, वो बीच बीच में इनहिबिटर से बाइंड होगा, और जब इनहिबिटर से बाइंड होगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड फॉर सम टाइम एंजाइम विल नॉट बी एबल टू गिव एनी प्रोडक्ट, वो कोई प्रोडक्ट देने में हेल्प नहीं कर पाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि बाद में रिकवर हो रहा है एंजाइम, तो आफ्टर एंजाइम इज रिकवर्ड, it can again bind to substrate, it is again free to bind to the substrate molecule, and rate of reaction will increase, and इसीलिए हम कह रहे हैं कि Vmax will remain unaffected, Vmax will remain same. Okay, the only change will be in the Km value, Km value will increase, and as a result affinity will decrease. Okay, अब इसके इफेक्ट को अगर कम करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम आसपास क्राउडिंग करवा दें, अगर हम आसपास क्राउडिंग करवा दें सबस्ट्रेट की, तो अगर बहुत सारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज कर दें बहुत ज्यादा, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग है वो कम हो जाएगी। सपोज यहाँ पर 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और 10 इनहिबिटर है, तो 100 एंजाइम्स को अगर बाइंड होना है तो देयर आर कितने कितने चांसेस हैं, 110 बाय 110, ठीक है। इनहिबिटर के बाइंड होने के जो चांसेस है वो 10 बाय 110 है।
लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो फिर इनहिबिटर की, मान लो इसको डबल कर दिया हमने, तो इनहिबिटर की बाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10/210। तो ये बहुत रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड टू रिवर्स इट्स इफेक्ट। इस इनहिबिशन के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम इसका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। देन देयर इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो शेप है ऑफ इनहिबिटर इज डिफरेंट, उसका कुछ सबस्ट्रेट से लेना देना नहीं है, on that of substrate. In fact, अगर हम देखें तो such an inhibitor binds to a site other than एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरे साइट पे बाइंड होता है। बाइंडिंग इज परमानेंट, यानी कि जो एक बार एंजाइम से बाइंड हो गया वो एंजाइम चला गया, वो एंजाइम अब वापस रिकवर नहीं होने वाला। व्हाट विल हैपन, एंजाइम इनहिबिटर से जुड़ेगा, और क्योंकि एक्चुअल में एक्टिव साइट अभी भी खाली है तो सबस्ट्रेट भी जुड़ जाता है। सपोज दिस इज एन एंजाइम, ये इसका सबस्ट्रेट है, यहाँ पर ये इनहिबिटर जुड़ा है, दिस इज द इनहिबिटर। तो अगर ये यहाँ पर जुड़ता है तो सबस्ट्रेट तो आराम से जुड़ ही सकता है। इन फैक्ट इट विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि परमानेंट बाइंडिंग है इट विल नॉट डिसोसिएट। तो एंजाइम क्या होगा, लॉस हो जाएगा एंजाइम का। ओके, तो अगर एंजाइम का लॉस होगा तो एक बहुत सिंपल सी बात है जो समझनी है। तो अगर एंजाइम लॉस होगा, इफ एंजाइम इज लॉस्ट, तो Vmax कम हो जाएगा, Vmax विल डिक्रीज। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि मान लीजिए 100 एंजाइम्स थे और इनमें से 10 में साथ इनहिबिटर बाइंड हो गया तो ओनली 90 इज रिमेनिंग, राइट, 90 एंजाइम्स आर रिमेनिंग। तो पहले 100 मिलकर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे थे, अब 90 मिलकर बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले से कम हो जाएगा, तो Vmax डिक्रीजेस। और क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसकी, इसको देखते हैं ग्राफ की मदद से। यहाँ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम प्लॉट करें तो suppose this is the Vmax in absence of inhibitor, Vmax in absence of inhibitor, और suppose ये वाला जो है this is Vmax in presence of inhibitor। तो Vmax तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कम हो गया, लेकिन यहां पर कहीं इसका Vmax/2 होगा, Vmax 1 लिख लेते हैं इसको, Vmax 2, तो दिस इज Vmax 1 का हाफ, दिस। और यहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कि Vmax 2 का हाफ होगा, ये बात। और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आप जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे वो आपको सेम दिखेगी, तो Km रिमेन्स सेम, एंड Km रिमेन्स सेम ये क्या इंप्लाई करता है कि एफिनिटी में कोई बदलाव नहीं आया, एफिनिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो एफिनिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। और कैसे पता चलेगी हमें ये बात कि एफिनिटी वाकई में अनचेंज्ड है, देखिए इसके अंदर इनहिबिटर के बाइंड होने के बाद भी एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एंजाइम इज स्टिल बाइंडिंग टू इट्स सबस्ट्रेट,
वो अलग बात है कि प्रोडक्ट नहीं मिल रहा क्योंकि डिसोसिएट नहीं हो रहा और ये परमानेंट बाइंडिंग है, पर एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ पा रहे हैं, which indicates that there is no change in the affinity of enzyme towards its substrate. All right. इन सब के अलावा तीसरा हमारा एक होता है which is allosteric और feedback inhibition, which is actually not mentioned in our syllabus. It is not mentioned in our syllabus. Okay. पर फिर भी a few examples are there. few examples are there. For example, अगर हम competitive inhibition की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ होता है, that is SDH enzyme. SDH is succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase एंजाइम है और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट। ये एक क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, टीसीए का क्रेब्स साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसका जो इनिबिटर है वो है मैलोनेट। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर भी एक एग्जांपल हमें पढ़ना होता है, and that is cyanide inhibits cytochrome C oxidase. cytochrome C oxidase एक कॉम्प्लेक्स है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कॉम्प्लेक्स 4 है ये। वहां पर 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें से 4th वाला है ये, और इसको ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का फर्दर ट्रांसपोर्ट रुक जाता है एंड इट कॉजेस डेथ। ओके, सो साइनाइड इनहिबिट्स साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नॉन कॉम्पिटिटिवली, एक बार बाइंड होता है तो परमानेंटली बाइंड हो जाता है। और एलोस्टेरिक इनहिबिशन के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिशन देना या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इनहिबिशन देना। तो क्योंकि वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो उसके एग्जांपल्स में अभी लिस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।